हेलो दोस्तों, टॉपिक ऑफ द डे में अभी हम डिस्कस करेंगे डच डिसीज़ क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डच डिसीज़ बेसिकली है क्या कि एक सेक्टर में आपको अचानक से बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। उसके रिजल्ट में होता क्या है कि जो दूसरे सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी हैं उनमें आपको फिर डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सिंपल लैंग्वेज में ये डच डिजीज़ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं कि बेसिकली डच डिजीज़ है क्या। देखिए, डच डिजीज़ के लिए दो डेफिनेशंस हो सकती है। ठीक है, हम ये दोनों ही वैसे मतलब तो दोनों का सेम ही है, पर लैंग्वेज डिफरेंट है। तो हमने दोनों स्टेटमेंट को हमने रट लेना है। ये प्रीलिम में आपसे पूछा जा सकता है कि डच डिसीज़ को किस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डच डिसीज़ क्या होता है? डच डिसीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अनइवन ग्रोथ। ठीक है, अनइवन ग्रोथ अक्रॉस दी सेक्टर्स। क्यों? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एक न्यू नेचुरल रिसोर्सेज ये क्या हो सकता है? ये लार्ज ऑयल रिजर्व हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई न्यू डिस्कवरी होती है किसी भी कंट्री में, तो उसके चलते एक अनइवन ग्रोथ आपको देखने को मिलता है दूसरे सेक्टर्स में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डच डिसीज़ कहते हैं। ये क्यों होता है अभी इसको हम देखते हैं। इससे पहले हम दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है? दूसरे डेफिनेशन में हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है एक सेक्टर में। ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है एक सेक्टर में, और जिसके चलते होता क्या है, जो दूसरे सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी है वहाँ पे आपको डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको डच डिसीज़ कहेंगे। अब कैसे, मतलब एक सेक्टर जब ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे सेक्टर्स में कैसे आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है? देखिए, ये सब कुछ एट ए सडन हो रहा है। ठीक है, इकॉनमी मतलब चल रही है, अचानक से एक डिस्कवरी हो जाती है। ठीक है, वो डिस्कवरी नेचुरल रिसोर्सेज का भी हो सकता है, न्यू टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तब इसके चलते होता क्या है? देखिए, इसके चलते होता है जो आपकी लोकल करेंसी है वो अप्रिशिएट कर जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? लोकल करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको पता ही है, जब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपके जो इम्पोर्ट्स हैं वो इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत कम पे करना पड़ेगा। और इसके पैरेलली होगा क्या कि एक्सपोर्ट्स जो हैं आपके वो कम हो जाएंगे, और जिसके चलते होगा क्या कि दूसरे जो सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी हैं जो पहले एक्सपोर्ट किया करते थे वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके चलते होगा क्या कि लॉस इन जॉब्स ऑल सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इन ए नटशल डच डिजीज़ को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अब इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे कि नेदरलैंड में, ठीक है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यही सब कुछ हुआ था। ठीक है, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब हम समझते हैं कि अगर इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो जाती है तो हम कैसे टैकल करें। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा, इसका इम्पैक्ट क्या था। जब डच डिसीज़ आप देखते हो तो इसका पहला इम्पैक्ट क्या होता है? एप्रीसिएशन इन योर करेंसी। तो हम क्या करेंगे? अब पैसे की जो वैल्यू है, हमारी करेंसी जो है उसको डिसेलरेशन करेंगे, उसकी वैल्यू को हम कम करेंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करेंगे हम? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ वो सेक्टर जो कि अभी अचानक से उसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया, सिर्फ उस पे डिपेंड नहीं रहेंगे। जो सेक्टर्स पीछे रह गए हैं, ठीक है, उसको हम सब्सिडी देना शुरू करेंगे, और इस तरीके से हम इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करेंगे ताकि जो पीछे रह गए हैं सेक्टर्स वो भी साथ में ग्रो करना शुरू करें। और थर्ड यहाँ पे कारण क्या हो सकता है? थर्ड यहाँ पे किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ पे रोल अब आता है सेंट्रल बैंक का। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है? सेंट्रल बैंक जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कि हम इंडियन कंडक्ट्स में रीड करते हैं, CRR हो गया, SLR हो गया, तो इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको इंक्रीज़ करने का पर्पस क्या है? इसको इंक्रीज़ करने का पर्पस है कि जो आपका डोमेस्टिक क्रेडिट है, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि लोग इंपोर्ट कम करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकॉनमी भी क्लियर है। अब देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर डच डिसीज़ का अगर सिचुएशन अराइज हो जाता है कंट्री में तो इसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट तो आपने याद रखने ही है। अब ये जो डिसलरेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी जो है, इसकी अप्रिसिएशन को कम करने के लिए जो हम करेंगे, इसको किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, ये तो एक तो सिंपल फंडा है कि थ्रू फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है खुद इंटरवीन करके इसको डिसेलरेट कर सकती है। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट और हैं, इसको भी आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि
डच डिसीज़ को टैकल करने के लिए क्या ये दो मेथड जो है अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि स्मूदनिंग ऑफ स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है क्या सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटेड स्पेंडिंग करनी चाहिए, लाइक आप एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगा सकते हो जो एक्सपोर्ट्स गेन से आपको जो पैसे मिले हैं, ठीक है। क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए पैसा लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ सॉवरेन फंड, मतलब कि जो पैसा आपके पास आ रहा है, एक्सेस गेन जो आपको मिल रहा है एक नया सेक्टर जब ग्रो कर रहा है उसके द्वारा, तो आप क्या कह सकते हो, इस पैसे को आप सॉवरेन वेल्थ फंड बना के वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी कुछ मेथड्स हैं इसको अवॉइड करने के लिए। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।